दोस्तों दुनिया के हर एक देश के पास कोई ना कोई खास बात होती है। जैसे कि इंडिया के पास उसका बेहतरीन मौसम है, साथ ही उसकी बेहतरीन ज्योग्राफी। सऊदी अरब के पास तेल है, तो जापान के पास काफी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी। पर एक देश ऐसा भी है जो कि इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, और उस देश का नाम है द वन एंड ओनली यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों आज अमेरिका की मिलिट्री, स्पेस एजेंसी, फिल्म इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और उसकी बाकी सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो पूरी दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस डालती है। जो आज अमेरिका है उसकी खोज को केवल 600 साल ही हुए हैं, पर फिर भी उसकी पूरी दुनिया में दबदबा है। वो पूरी दुनिया को अपने एक इशारे पर कंट्रोल कर सकता है। तो आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, आइए जानते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है रोलिंग, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन एपिसोड को। Can you say why America is the greatest country in the world? There is absolutely no evidence to support the statement that we're the greatest country in the world. We're 7th in literacy, 27th in math, 22nd in science, and defense spending, where we spend more than the next 26 countries combined, 25 of whom are allies. Now, none of this is the fault of a 20-year-old college student, but you nonetheless are, without a doubt, a member of the worst generation, ever. So when you ask what makes us the greatest country in the world, I don't know what the fuck you're talking about. अब आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन हिस्ट्री की, कि कैसे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसको ढूंढा गया था। तो दोस्तों बात है आज से 27,000 साल पहले की, जब वेस्ट में एक बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा था जिसका कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं था। अब दोस्तों उस टाइम पर सारे पशु पक्षी इधर उधर घूमते रहते थे, उनमें से एक इंसान भी था जो कि उस टाइम पर खाना बदोश होता था। अब दोस्तों उस समय पर रशिया जो कि काफी गर्म हिस्सा था, वहां पर एक मंगोलॉइड नाम की प्रजाति रहती थी जो कि इंसानों के ही पूर्वज थे, पर वो खाना बदोश थे। अब दोस्तों अचानक से जो मौसम था वो करवट लेता है और आइस एज की शुरुआत हो जाती है। अब तो ये मंगोलॉइड प्रजाति थी, ये सोचते हैं कि चलो कहीं दूसरी तरफ जाया जाए जहाँ पर मौसम थोड़ा गर्म हो और ये आसानी से सर्वाइव कर सके। अब दोस्तों उस टाइम पर आइस एज के कारण जो टेम्परेचर था वो इतना ज्यादा नीचे गिर चुका था कि जो समुद्र थे उनके ऊपर बर्फ के टेम्परेरी पुल बन चुके थे, और ये पुल काफी ज्यादा मजबूत भी थे। तो ये जो मंगोलॉइड प्रजाति ये उस पुल को पार करके एक अलग कॉन्टिनेंट में पहुंच जाते हैं जो कि थे अलास्का और कनाडा। अब दोस्तों यहाँ पर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि ये बिल्कुल वैसे ही ठंडे हैं जैसे कि रशिया हुआ करता था। तो ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा साउथ में चला जाए। अब दोस्तों जब ये साउथ में पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें एक अलग ही दुनिया दिखती है जो कि काफी ज्यादा सुंदर थी और बेहद ही गर्म। और दोस्तों इस दुनिया का नाम था अमेरिका। अब दोस्तों ये लगातार वहीं पर रहने लगते हैं और अपनी दुनिया को वहीं पर बसा लेते हैं। इन्हें नहीं पता था कि इनके परे भी कोई दुनिया रहती है जहाँ पर इंसान वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब दोस्तों धीरे धीरे जो आइस एज था वो खत्म हो जाता है और जो बर्फ पर बड़े पुल थे वो सारे खत्म हो चुके थे, यानी कि अभी वापस रशिया नहीं जा सकते थे। अब दोस्तों जो अमेरिका था वहां पर इन्हें सारी सुख सुविधाएं मिल चुकी थी और इन्होंने उसको ही अपना घर मान लिया था। पर दोस्तों साल 1492 ये वो साल था जब इनकी खुशियों को ग्रहण लग गया, क्योंकि एक यूरोपियन नाविक जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था उसने इनको ढूंढ लिया था, जिसके बाद से दोस्तों इनकी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा शुरू हो गई थी। इन्हें नहीं पता था कि अब इन्हें क्या करना है, क्योंकि जो इनका अस्तित्व था वो खतरे में आ चुका था। अब दोस्तों जो कोलंबस था जब उसने वहां पर लैंड किया तो उसने वहां पर रहने वाले लोगों को नाम दिया द रेड इंडियन, जो कि नाम दोस्तों इनके लिए बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि ये ना तो इंडियन थे और ना ही रेड थे, बल्कि उसने तो नाम इसलिए रखा था क्योंकि उसे लगा कि शायद उसने इंडिया की खोज कर ली है। अब दोस्तों वो इंडिया की खोज इसलिए करना चाहता था ताकि वो इंडिया के साथ मसाला का व्यापार कर सके। अब ये नहीं है दोस्तों कि वो इंडिया से जो यूरोप का रूट था वो जानते नहीं थे, बल्कि उन्हें इंडिया से यूरोप का लैंड रूट तो पता था, पर वहां पर अरब शासकों का डर था, इसलिए वो चाहते थे कोई ऐसा समुद्री रूट मिल जाए जिससे कि वो डायरेक्ट इंडिया जा सके। अब दोस्तों इससे पहले बहुत सारे ऐसे नाविक भी थे जिन्होंने अफ्रीका को पार करने की कोशिश की थी, पर वो अफ्रीका को कभी पार ही नहीं कर पाए। तो उन्हें लगा कि शायद जो अफ्रीका वो एक एंडलेस भूमि है जिसका कभी कोई अंत ही नहीं होगा। पर दोस्तों जो कोलंबस था वो काफी ज्यादा शाना था, उसे पता था कि जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल है। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो पृथ्वी की दूसरी तरफ से घूमकर इंडिया को पा जाए, यानी कि दोस्तों उससे उसका टाइम भी कम लगेगा और हो सकता है कि वो जल्दी से जल्दी इंडिया को भी ढूंढ ले। अब दोस्तों जो कोलंबस था जब उसने वहां पर लैंड किया यानी कि अमेरिका में, तो उसने आते वक्त वहां से काफी सारे लोगों को उठा लिया था और उन्हें अपने जहाज में भरकर वापस स्पेन ले आया। उसने इन लोगों को स्पेन की राजकुमारी जिसका नाम क्वीन इसाबेला था उसको भी दिखाया कि उसने इंडिया की खोज कर लिया, और ये उसका सबूत है। अब दोस्तों जो क्वीन इसाबेला थी उसका इन लोगों को देखकर दिल पिघल गया। उसने कहा कोलंबस को कि तुम जब वापस जाओ तो इन्हें वहीं पर छोड़ कर आना ताकि ये अपनी दुनिया में वापस जा सके। पर दोस्तों जब कोलंबस था जब उन्हें वापस छोड़ने गया तो उसके मन में काफी ज्यादा नफरत थी इन लोगों के लिए, और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी था, क्योंकि वो इन लोगों को अपने से कमतर और बेवकूफ मानता था। उसे लगता था कि ये सभी लोग गंवार है और केवल वही सबसे बड़ा इंटेलिजेंट है। पर दोस्तों उसे पता नहीं था कि वो बहुत बड़ा गद्दे का बच्चा है, क्योंकि दोस्तों उसने केवल अपने आप को प्रूव करने के लिए कि उसने इंडिया की खोज कर ली उन सारे लोगों की दुनिया उजाड़ दी जहाँ पर वो लोग रहते थे। अब दोस्तों पूरे यूरोप में हल्ला मच गया कि कोलंबस ने इंडिया की खोज कर लिया और अब उन्हें अरबी शासकों को कोई भी डर नहीं है। पर दोस्तों वो गलत थे, क्योंकि केवल 5 साल बाद ही एक पोर्चुगीज नाविक जिसका की नाम वास्को डी गामा था उसने कालीकट बंदरगाह पर अपना जहाज खड़ा कर दिया और उसने ऑफिशियली घोषणा करी कि मैंने इंडिया को ढूंढा है, ना कि कोलंबस ने, बल्कि कोलंबस ने तो किसी और ही भूमि को ढूंढ लिया है। अब दोस्तों जो स्पेनिश और फ्रेंच लोग थे उन्होंने अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया, और वहां के जितने मूल निवासी थे यानी कि रेड इंडियन जिनको कि इन्होंने ही नाम दिया था उनको इन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया ताकि उनकी जमीनों पर कब्जा कर सके।
इनमें से दोस्तों इन्होंने ज्यादातर को या तो मार दिया गया या फिर उनमें से बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपना दास बना लिया ताकि यहाँ पे या तो खेती कर सके या फिर सोने की खोज कर सके। अब दोस्तों इनका अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ चुका था। पर अब यहाँ पर एंट्री होती है ब्रिटेन की, जो कि इस पूरी स्टोरी का मास्टरमाइंड है। अब दोस्तों जब यूरोपीय लोग अमेरिका गए थे तो उस समय पर इन लोगों की संख्या थी लगभग 50 मिलियन के आसपास, यानी कि 5 करोड़, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है। और केवल अगले 400 सालों में ही इनकी जनसंख्या केवल 2 लाख ही रह पाई, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इनका नरसंहार किया गया था। अब दोस्तों इन लोगों की आबादी का जल्दी जल्दी खत्म होने का सबसे बड़ा कारण एक और था, जो कि था यूरोपीय लोगों की बीमारी, जो कि अपने साथ अमेरिका लेकर गए थे, जिसमें कि सबसे मेन थी प्लेग, चेचक, खसरा और काला बुखार। इसके अलावा काफी सारी बीमारियां भी थी, जिनमें कि मलेरिया भी शामिल था। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो यूरोपीय लोग थे इन्होंने जानबूझकर कुछ बीमारियों को वहां पर फैलाया था ताकि ये जो मूल निवासी है पूरी तरह से खत्म हो सके और अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर यूरोपीय लोगों का कब्जा हो सके। अब तक दोस्तों जो अमेरिकन लोग थे वो समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है तो खुद का देश बनाना पड़ेगा, वरना ये गोरे लोग उनको पूरी तरह से निपटा देंगे। पर दोस्तों ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर अमेरिका में डच, अंग्रेज, पोर्चुगीज, स्पेनिश और फ्रेंच लोगों का दबदबा था और इन सभी की अपनी अपनी कॉलोनीज थी। और इनके कॉलोनी में दोस्तों अपने आप को दंगे करना और अपने आप को बचाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा ही था। पर दोस्तों इन अमेरिकन लोगों ने सोचा है कि अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। इसके बाद दोस्तों ये सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वॉर की तैयारी शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों जितनी भी कॉलोनीज थी इन सभी का अंत होने वाला था, क्योंकि अब अमेरिका में रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था, जो कि काफी ज्यादा शांतिपूर्वक था। अब दोस्तों जो रिवॉल्यूशन था वो अमेरिकन और ब्रिटिशर्स के बीच में नहीं लड़ा गया था, बल्कि तो ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया था। क्योंकि जो पहले वाले ब्रिटिशर्स थे ये वे लोग थे जो कि काफी साल पहले ही ब्रिटेन को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो गए थे और दूसरे अपनी अमेरिका को ही अपना देश मानने लगे थे। और दूसरे ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स है वापस अपने देश चले जाए और उनके ऊपर राज न करे, क्योंकि इन सभी का मानना था कि जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए वो इन्हीं के देश का होना चाहिए, न कि समुद्र पार गोरों का। अब दोस्तों जो ब्रिटिशर्स थे उनका कहना था कि जो अमेरिकन है वो किसी भी दूसरे देश की शिप यूज नहीं कर सकते, अमेरिकन अपने देश में सामान नहीं उगा सकते और जितने भी अमेरिकन लोग हैं उन सभी को टैक्स देना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा था। अब दोस्तों इससे जो आम आदमी था उसके खर्चे काफी ज्यादा कम हो गए, क्योंकि दोस्तों उसका सारा खर्चा तो टैक्स देने में चला जा रहा था। उसके पास अपने परिवार को पालने के लिए ना तो कोई सोर्स थे और ना ही पैसा, तो उनकी जिंदगी काफी ज्यादा बदतर होती चली गई। अब दोस्तों 1767 में ब्रिटेन ने एक और कानून पास कर दिया, जिसमें कि दोस्तों उन्होंने चाय के ऊपर, पेपर के ऊपर और खाने पीने की चीजों के ऊपर काफी ज्यादा टैक्स लगा दिया, जिसके कारण जो ये चीजें थी वो काफी ज्यादा महंगी हो गई और जो गरीब आदमी था वो मरता चला गया। अब दोस्तों इसके बाद अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हो गए और दोस्तों यही मेन कारण था जिसके कारण अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे। अब दोस्तों जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट थे ये दंगों में उस वक्त बदल गए जब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर फायरिंग कर दी, जिसमें कि 5 अमेरिकन लोग मारे गए थे और ये वो आखिरी कील थी जो कि अंग्रेजों ने अपने ताबूत में ठोक दी थी, यानी कि उनका अंत निश्चित था। अब दोस्तों जो अमेरिकन लोग थे वो काफी ज्यादा खुश थे और वो काफी ज्यादा जोश में भी थे, क्योंकि इस बार उनका साथ दे रहे थे डच लोग, स्पेनिश लोग और पोर्चुगीज, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों से खफा थे और वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश एम्पायर है वो खत्म हो जाए और उनका पूरी दुनिया में दबदबा हो। अब दोस्तों हमें पता है कि जो अंग्रेज थे उन्होंने पूरी दुनिया में राज किया, तो उन्हें पता था कि किस तरह के दंगों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। उन्होंने तुरंत ब्रिटेन से जो 1.5 लाख की आर्मी थी वो बुलानी शुरू कर दी और साथ ही उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि या तो अमेरिकन अपना सारा खजाना भर दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। और जो अमेरिकन थे वो इस बार पूरी तरह से तैयार थे, क्योंकि इस बार उनके साथ काफी सारे देश दे रहे थे, साथ ही जो उनके लोग थे वो भी पूरी तरह से तैयार थे। अब दोस्तों जो रिवॉल्यूशन था ये 1775 में शुरू हुआ था और जो अमेरिकन से उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि पहले अमेरिकन राष्ट्रपति भी बने थे। अब दोस्तों जो वॉर थी उससे लगभग 2 सालों तक चली थी, जिसमें कि अंत में अमेरिकन की जीत होती है और जो ब्रिटेन था वो इस युद्ध का हार जाता है। इसके बाद 4 जुलाई 1776 को एक संधि करी जाती है, जिसमें कि जो ब्रिटेन था वो अमेरिका को एक ऑफिशियली कंट्री डिक्लेयर कर देता है, जिसके बाद जो अमेरिका था वो निकलता है अपने एक विस्तारवादी सफर पर, जिसमें कि वो यूनाइटेड स्टेट्स से द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनता है। आज दोस्तों हमें लगता है कि जो अमेरिका है वो बिल्कुल आसानी से सुपर पावर बन गया, क्योंकि इस टाइम पर उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं था और क्योंकि जो बाकी देश थे वो कॉलोनाइजेशन में लगे थे और इसलिए उनका अंत होता चला गया। अब दोस्तों ये सोचना है कि अमेरिका तो खुद ही सुपर पावर बन गया, उसने कुछ भी नहीं किया है, ये सोचना काफी बेवकूफी भरा है, क्योंकि अमेरिका ने सुपर पावर बनने के लिए काफी कुछ खोया है और काफी सारे बलिदान भी दिए हैं। अमेरिका ने सोवियत के साथ कोल्ड वॉर लड़ा, उसने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, उसने पर्ल हार्बर का अटैक झेला जिसमें कि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। अब दोस्तों अमेरिका का सुपर पावर बनने का सबसे बड़ा कारण था 1929 की महामंदी। ये नहीं है कि दोस्तों ये केवल इसी के कारण अमेरिका सुपर पावर बना था, बस ये एक मेजर रीजन था, बल्कि इसके अलावा अमेरिका ने काफी सारी मेहनत करी थी, जिसके कारण आज वो वर्ल्ड पावर की रेस में खड़ा है। अब दोस्तों ये जो 1929 की महामंदी थी इसमें तो सारे देशों पूरी तरह से गरीबी की चपेट में आ गए। सभी देशों में दोस्तों जो एम्प्लॉयमेंट था बिल्कुल जीरो होता चला गया और भुखमरी बढ़ने लगी। अब दोस्तों इस मंदी के कारण 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। और दोस्तों ये वर्ल्ड वॉर 2 ही था जिसके कारण पूरी दुनिया मंदी से बाहर निकल आ पाई थी, क्योंकि दोस्तों इसी टाइम पर जो प्रोडक्शन था वो अपने ऑल टाइम पीक पर था। अब दोस्तों जो अमेरिका था उसने काफी सारे देशों में युद्ध लड़े थी, जिसमें कि दोस्तों उसने वियतनाम में युद्ध लड़ा, कोरिया में युद्ध लड़ा,
जो मैक्सिको था वहाँ पर युद्ध लड़े, मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़े, जिसमें कि अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, सोमालिया और सूडान जैसे देश शामिल थे। अब दोस्तों इसी कारण जो अमेरिका है उसके पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर बेस मौजूद है, जो कि सबसे ज्यादा इस पूरी दुनिया में जितने इंडिया, चाइना, रशिया और बाकी देशों के मिलाकर है उससे ज्यादा दोस्तों अकेले अमेरिका के ही है। आज दोस्तों जो इंडिया है वो भी वर्ल्ड पावर की रेस में लगा है और दोस्तों हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया सुपर पावर भी बन जाए। पर दोस्तों ये सोचना काफी ज्यादा गलत होगा, क्योंकि जो इंडिया की ग्रोथ रेट है वो अमेरिका की ग्रोथ रेट से आधी भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो अमेरिका ग्रोथ कर रहा था तो वो काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा था, पर दोस्तों जो इंडिया है वो भी काफी पीछे है। अब दोस्तों ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जो इंडिया है वो सुपर पावर बन पाएगा या फिर जो अमेरिका है वो अपना दबदबा कायम रखेगा। तो दोस्तों ये देखना तो काफी ज्यादा दिलचस्प होगा और ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा कि आगे आगे क्या होगा, क्या इंडिया बाजी मारेगा या फिर अमेरिका ऐसे ही खड़ा रहेगा अपना सीना ताने। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आपको दोस्तों किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो पे अपना एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।